हेलो माय डियर आईएएस फ्रेंड्स। 5th फरवरी के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मेरे न्यूज़पेपर वाले नहीं आ पा रहे थे, तो मुझे न्यूज़पेपर मिल नहीं पा रही थी। आज मुझे सारे न्यूज़पेपर्स मिले हैं, तो आइए बातें करते हैं। 5th फरवरी में जो द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जो आपके यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आइए उन पर बातें करते हैं। फ्रेंड्स, पहला ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पेज नंबर 6 पर द एडिटोरियल में छपा हुआ है, द पाथ टूवर्ड्स अ प्लूरलिस्ट सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी, अगर आप अपने जीएस पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको सिविल सोसाइटी मिलेगा। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हो सकते हैं, जो आपके आंसर राइटिंग में एग्ज़ाम में मदद करेंगे, ये आपके मेंस का टॉपिक है। यूपीएससी मेंस में उसमें आपकी मदद करेगा। एज सच बात करूँ इस पूरे आर्टिकल की, तो ये पूरा आर्टिकल आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए ये पूरा आर्टिकल मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। वैसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं दिखा ही देता हूँ पहले। एक फैक्ट बताई गई है इसमें कि ये जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग जो हमारा बना था, उसमें जो पहली मीटिंग हुई तो उसमें सबके हाथ में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक एक कॉपी दी गई। तो उसमें जो प्रियम्बल है हमारा, तो प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द है वो गायब थे। तो इस पर एक डिबेट शुरू हो गई थी कि ये दोनों शब्द क्यों नहीं हैं। तो हो सकता है इसको लेकर प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रियम्बल के ऊपर। सोशलिस्ट सेकुलर इसमें से एक है जो 42nd अमेंडमेंट के बाद आया है कुछ टर्म, तो 42nd अमेंडमेंट पे पूछा जा सकता है कि उनसे कौन कौन सा टर्म आया, या प्रियम्बल में इनके मीनिंग पर पूछा जा सकता है। मीनिंग पर पहले भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या इन पर मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन दोनों टर्म को लेकर, और प्रियम्बल अपने आप में इम्पॉर्टेंट है हो जाएगा, तो उसे आप थोड़ा सा उसके बेसिक्स को देख लेंगे। सिविल सोसाइटी को लेके कुछ फैक्ट्स, अगर सिविल सोसाइटी पर क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिया गया है, कंटेंट के रूप में आंसर राइटिंग में आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि सिविल सोसाइटी का काम क्या है, तो सिविल सोसाइटी ग्रांट वॉच डॉग फंक्शन of counterbalancing the state's drive to monopolize sovereign power to an allied public sphere। अब देखिए, खासकर जो हमारे इस अथॉरिटीज़ हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटीज़, जानते हैं आप किस तरीके से काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। कहा जाता है कि कुछ जो एलाइड पब्लिक स्फेयर है, हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं, छोटों पर ध्यान ही नहीं देते। तो सिविल सोसाइटी क्या करती है, उसका फंक्शन क्या है, वॉच डॉग का, देखने का। और ये जो स्टेट सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए काम कर रही है, उसको बैलेंस करने का, कि वो छोटों पर भी ध्यान दे, वो उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाते हैं सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो होते हैं, ताकि सरकार जो है, जो पिछड़े हुए हैं, जिनको प्रॉब्लम है, उन पर भी ध्यान दे। और करती क्या है इससे, कॉन्स्ट्रेनिंग द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट पावर, कि गवर्नमेंट हावी ना हो जाए हमारे ऊपर, तो उसको अब लिमिट में रखना, उसके लिए भी आवाज़ उठाती है सिविल सोसाइटी। तो उसके फंक्शन के रूप में आप ये 2 लाइन लिख सकते हैं। सिविल सोसाइटी आप किसे कहेंगे, बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस एंड मूवमेंट्स, सोशल मूवमेंट्स, फार्मर्स एंड लेबर ग्रुप्स, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सब ऑल्टर्न कास्ट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स। इस तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उन्हें सिविल सोसाइटी में रखा जाता है। अब इनके कई तरह के प्रोटेस्ट होते हैं। आपको कुछ टाइम पहले याद होगा कि उतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था फार्मर्स का, वो जो 3 लॉज लाए गए थे एग्रीकल्चर पर, उसको लेकर। तो इस तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं, ये भी सिविल सोसाइटी का पार्ट है। तो इस आर्टिकल में बस यही 3 चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी फ्रेंड्स। अब चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एक
ये आर्टिकल छपा है माइक्रो क्रेडेंशियल्स द नेक्स्ट चैप्टर इन हायर एजुकेशन। तो ये पूरा तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ बस ये आपको समझना ज़रूरी है कि ये माइक्रो क्रेडेंशियल्स क्या है, क्योंकि अक्सर ऐसे टर्म्स पर यूपीएससी जो है प्रीलिम्स में पूछ लेता है। अगर कोई उसे नया टर्म मिलता है तो दिस टर्म व्हाट इज इन न्यूज़, व्हाट डज इट रिफर टू। तो माइक्रो क्रेडेंशियल जो है वो देख लेते हैं क्या है। ये है शॉर्ट ड्यूरेशन लर्निंग एक्टिविटीज़ विथ प्रूफ ऑफ specific learning outcomes that are validated through a standard and reliable assessment process। एक छोटे टाइम के लिए जो लर्निंग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाती है उसे आप माइक्रो क्रेडेंशियल्स कह सकते हैं। ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है और उसमें छोटा छोटा मान लीजिए एक तरह से समझिए कि छोटे छोटे वीडियोज़ हैं जिससे आप लर्निंग सीखते हैं। उसमें प्रूफ दिया जाता है कि ये जो लर्निंग आउटकम होगा इससे वो आपके लिए स्पेशल होगा और आपके आगे काम आने वाला है। तो इसी को माइक्रो क्रेडेंशियल्स कहा जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पंचायत्स अर्न ओनली 1% ऑफ देयर रिवेन्यू थ्रू टैक्सेस। लोकल गवर्नेंस जो है वो आपके जीएस पेपर 2 के सिलेबस में है और इस पे लगभग हर साल क्वेश्चन आ जाते हैं एक आध। और उसका जो खासकर एंगल होता है वो उन्हीं के होता है कि पंचायत्स जो है वो ऑटोनॉमी में नहीं है, वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते, उन्हें फाइनेंस की प्रॉब्लम है। तो इस तरह के एंगल होते हैं क्वेश्चन पे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट डेटाज फैक्ट्स दिए गए हैं जो आंसर राइटिंग में आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने के लायक हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे क्या फैक्ट्स हैं। Only 1% of the revenue of panchayats was earned by them, rest being raised as grants from the state and the center। पाया गया है एक रिपोर्ट में कि ये पंचायत जो है सिर्फ 1% रिवेन्यू जो है इनका, जो मान लीजिए रिवेन्यू मतलब इनकम आप जानते हैं। तो पंचायत मान लीजिए जहाँ पे पंचायत हैं, पंच है, तो वो जो अपने इलाके में टैक्स लगाते हैं उससे सिर्फ उनको 1% रिवेन्यू ही आ पाता है। बाकी का सारा उनको या तो स्टेट से मिलता है जिस स्टेट में है वो, या फिर सेंटर के ग्रांट से मिलता है। 80% जो है वो रिवेन्यू सेंटर का जो ग्रांट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है वहाँ से आता है, और सिर्फ 15% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। मोस्ट पंचायत्स सफ़र फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम द टॉप 2 tiers ऑफ द सिस्टम। इसके फंक्शन में क्या दिक्कतें आती है? ज़्यादातर पंचायत जो हैं उनको क्या इंटरफेरेंस होता है उसमें। जो इसके ऊपर दो सिस्टम क्या है, एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दोनों ठीक से फाइनेंस ही प्रोवाइड नहीं करती, या जो ये लोग फंक्शन भी करना चाहते हैं तो इनको उतने पावर ही नहीं दिए जाते। तो इन लोग को बहुत इंटरफेरेंस होता है, इस वजह से भी पंचायत ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते। एक रिपोर्ट आया था रिसेंटली, द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया on the finances of Panchayati Raj institutions for 2022-23 argues that one of the ways forward is to promote greater decentralization and empower local leaders and officials। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने कहा कि पंचायत को अगर सच में फंक्शनेबल बनाना है या ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करना है तो उसका एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन को आप प्रमोट कीजिए और लोकल लीडर और ऑफिशियल जो हैं, जो लोकल लेवल पे पंचायत में काम करते हैं, उनको एम्पावर कीजिए, उसमें इंटरफेयर मत कीजिए आप। तो इन चीज़ फैक्ट्स का इस्तेमाल, इस रिपोर्ट का बात करें, इसकी बात करें तो आंसर राइटिंग में ये फैक्ट्स आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। इसी एंगल से ज़्यादातर क्वेश्चंस लोकल गवर्नेंस पर आते हैं। तो फ्रेंड्स आप इन्हें नोट कर सकते हैं, ये आपकी बहुत मदद करेंगे आंसर राइटिंग में। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला फ्रेंड ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ऑन उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है इस आर्टिकल में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इमर्ज हो रहा है, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कभी भी। तो पहले तो मैं ये पूरा आपको दिखा देता हूँ।
अब देखते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या-क्या है आपके लिए। एक तो ये समझना कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है क्या? तो इसे शॉर्ट में देखते हैं। अ यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड सीक्स टू क्रिएट अ यूनिफ़ॉर्म सेट ऑफ लॉज़ to replace the distinct personal laws of every religion pertaining to subjects such as marriage, divorce, adoption and inheritance। अब देखिए, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, कितने तरह के लोग रहते हैं, तो सबका अपना अपना पर्सनल लॉज भी होता है। कुछ अपर कास्ट हैं, कुछ लोअर कास्ट हैं, कुछ माइनॉरिटी रिलीजन हैं, तो अलग अलग डिफरेंट तरह के लोग हैं, अलग अलग कल्चर्स के हैं, तो उनके कुछ पर्सनल लॉज होते हैं जो डिफ़र करते हैं, आपस में मिलते नहीं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करती है कि एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉ बनाती है कि ये जो पर्सनल लॉज हैं सारे धर्म के अपने अपने, किन सब्जेक्ट से रिलेटेड? मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, अडॉप्शन से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, जो प्रॉपर्टी बांटे जाते हैं उससे रिलेटेड। तो इन पर जो उनके पर्सनल लॉज हैं, इन पर ये जो डिफ़र करते हैं, तो इस डिफरेंस को हटाकर एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज बनाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड इन मैटर्स के ऊपर। यही यूनिफॉर्म सिविल कोड का काम है। तो इसे आप इस तरीके से समझें, ये समझना पहले बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 44 जो है हमारा, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। अब देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट में और फेवर में कुछ बातें दी गई हैं। क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में एंगल होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, तो उसका एंगल यही हो सकता है कि क्या ये सही है या गलत है। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए हो सकता है आपको दे दिया जाए, तो उसमें आपको सही गलत पता होना चाहिए। तो इसमें कुछ बातें दी गई हुई हैं, जैसे कुछ कहते हैं कि इट विल कम इन द वे ऑफ आर्टिकल 25 विच गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। कुछ का मानना ये है कि जो एक फंडामेंटल राइट है हमारा आर्टिकल 25, जो गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, कि सब अपने धर्म को अपने तरीके से जो है उसके लिए फ्री हैं, वो जैसे प्रैक्टिस करना चाहें। अगर यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज बन जाएगा तो फिर सब फ्री कैसे होंगे? सबको तो एक ही पालन करना पड़ेगा। एक ये इसके अगेंस्ट में बात कही जाती है। लेकिन फेवर में क्या बातें कही जाती है? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा? प्रोमोट इक्वालिटी फॉर वोमेन। वोमेन के लिए इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि पर्सनल लॉज में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वोमेन के अगेंस्ट में। बी आर अम्बेडकर जी ने हमारे लिए इसके लिए क्या कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, कि इट शुड रिमेन प्योरली वॉलंटरी। इसको प्योरली वॉलंटरी रहना चाहिए, मैंडेटरी नहीं बनाना चाहिए। वॉलंटरी का मतलब आप जानते हैं कि लोग अपने मन से चाहें तो इसको स्वीकार करें, ना चाहे तो नहीं भी करें। ये नहीं कि मैंडेटरी बना दिया जाए। इट शुड नॉट बी इम्पोज्ड अपॉन ऑल सिटीजन्स। इसे लादा नहीं जाना चाहिए सारे सिटीज़न के ऊपर, उनकी मर्ज़ी के हिसाब से इसको लागू किया जाना चाहिए। ये बी आर अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट था। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या कहता है? द सुप्रीम कोर्ट in its 1985 judgment in the Shah Bano Begum case observed that it is a matter of regret that Article 44 has remained a dead letter and called for its implementation। शाह बानो बेगम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये दुख की बात है कि आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, उस पे अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है, एक डेड लेटर की तरह पड़ा हुआ है। और बोला था कि इसके लिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जानी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना था। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं, पर्सनल लॉज जो हैं अलग अलग कल्चर्स के, ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं वोमेन के अगेंस्ट। और वोमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करने से क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। कौन से? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी and Article 15 right against discrimination based on religion and gender of the Constitution। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में बात कही गई है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो भी फेवर में बात कही गई है। कुछ और भी बातें हैं।
जैसे 21st लॉ कमीशन जो हमारा रहा, उसने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व दैट द फॉर्मुलेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल एट दिस स्टेज। 21st लॉ कमीशन ने क्या कहा? यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना, फॉर्मुलेट करना ना तो अभी ज़रूरी है, अभी बोला कि अभी नेसेसरी नहीं है, अभी ज़रूरी नहीं है, और ना ही डिज़ायरेबल है, वांछनीय भी नहीं है, चाहते भी चाह भी नहीं जाता है अभी, ज़रूरी नहीं है कि आप बनाएं ही, ऐसा कहना था 21st लॉ कमीशन का। लेकिन साथ में उसने एक और भी बात कही, इट हाउएवर रिकमेंडेड दैट discriminatory practices and stereotypes within existing personal laws should be amended। का भले ही ये बनाना नेसेसरी ना हो और ना ही अभी ऐसा है कि बनाया ही जाना चाहिए, लेकिन फिर भी 21st लॉ कमीशन ने साथ में ये भी बात कही कि जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस जिससे डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों में, ये जो और स्टीरियोटाइप्स, अंधविश्वास जो है पर्सनल लॉज में, इसको अमेंड करना चाहिए, सुधारने की ज़रूरत है, ऐसा उसने माना। तो आप देख रहे हैं कि हर तरीके की बात है, जहाँ पे आपको फेवर में लिखना है फेवर में लिखिए, अगेंस्ट की बात है अगेंस्ट में बातें भी दी गई है। तो फेवर और अगेंस्ट में अलग अलग आप चीज़ों को नोट कर लें, और साथ में ये भी आप नोट कर लें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते किसे हैं। तो ये एक ओवरऑल आपको सारे मैटर्स प्रोवाइड करता है, इससे ज़्यादा आपको आंसर राइटिंग में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कितने वर्ड्स में आपको लिखना ही होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये वाला आर्टिकल जो है, समझिए मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, अपने आप में आपको आंसर राइटिंग की सारे इन्फॉर्मेशंस, कंटेंट्स, फैक्ट्स प्रोवाइड कर देगा ये। तो फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन सेफ। ये पूरा आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ बातें इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे देख लेते हैं कि पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन क्या होता है। ऐसे टर्म्स पर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है। तो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन is any data or information maintained by an organization or agency that can potentially be used to identify a specific individual। ये ऐसा इंफॉर्मेशन है जिससे एक इंडिविजुअल, एक इंसान को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके रिलेटेड डेटा ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी के पास होती है, उससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें कौन को क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे आधार है, आपका पैन है, वोटर आइडेंटिटी है, पासपोर्ट है, डेट ऑफ बर्थ है, कॉन्टैक्ट नंबर है, कम्युनिकेशन एड्रेस, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, ऐसे चीज़ों को पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसी में एक और फैक्ट साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। साइबर सिक्योरिटी जो है आपके, आप जीएस पेपर 3 का इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। उसके आंसर राइटिंग में ये आपकी मदद करेगा बहुत ज़्यादा। इसमें पाया गया है कि 67% ऑफ इंडियन गवर्नमेंट 67% of Indian government and essential services organizations experienced over a 50% increase in disruptive cyber attacks, a report from Resecurity said। Resecurity एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक रिपोर्ट में बताया है कि 67% जो गवर्नमेंट और एसेंशियल सर्विस वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको 50% इंक्रीज हो गया है डिसरप्टिव साइबर अटैक में, मतलब साइबर अटैक्स उन पर 50% से ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऐसा पाया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट में आपकी मदद कर सकता है आंसर राइटिंग में, कि साइबर अटैक किस तरह से दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए। फ्रेंड्स, 5 फरवरी के द हिंदू में इतने सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे। तो फ्रेंड्स, आप जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी मदद कर सकते हैं, आप उन्हें नोट कर लें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।